तो चलेगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेकी में। तो दोस्तों हम चल लेते हैं। मैंने पुराना एक पेपर कराया था प्रीवियस ईयर बेस पे। मैंने 100 बेस्ट क्वेश्चन में आप लोग के बीच लाया था। 50 का तो मैंने पार्ट 1 करा चुका हूँ। जो भी नए लोग जुड़े हैं तो वो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। फिर मैंने उत्तराखंड के भी कराए, हरदेव सिंह बावरी के भी कराए, तो प्ले लिस्ट में मैंने डाले हैं, तो आप लोग देख लेना। फिर इसके साथ साथ और देखना, तो मैं आज पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ आप लोग के बीच। प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। साथ साथ दूर के जितने भी दोस्त लोग जुड़े हैं, जो दूरस्थ से जुड़े हैं, तो एक बार अच्छे से इनका नोट्स बना लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। तो चलो ज़्यादा गप्पे में क्या मारनी, सीधा सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो 51वां क्वेश्चन था इसी का सीधा श्री गणेश करता हूँ मैं आपके सामने। तो चलिएगा देखिएगा। तो क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। भारत में पहली बार मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो देखना, भारत में जो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध था हमारा 1192 ईस्वी में। किसके मध्य? पृथ्वीराज और गौरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान और दूसरा हमारा कौन सा? गौरी। ठीक है, गौरी इस युद्ध में जीतता और भारत में क्या कर लेता? मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है। इसके साथ साथ आपने क्या देखना, ऑप्शन ए में आइए। ऑप्शन ए देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा देता है। इसके साथ साथ आपको ऑप्शन सी दिख रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और लोदी के मध्य इस युद्ध में बाबर जीत के आता है और भारत में किस वंश की स्थापना करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। इसके साथ साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध देखना, तो किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य होता है। कब होता है? तो 1556 में हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो ये थे हम पे चारों युद्धों का वर्णन। फिर बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे? 52वां क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपनो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो देखना, मिलिंदपनो क्या था? राजा मिलिंद और जो बौद्ध भिक्षु था नागसेन के मध्य संवाद था। तो ये किस पे डालता हमारा? तो मिनहंडर पे। तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की जो प्रसिद्ध हमारी कांस्य मूर्ति थी, ये किस कला का उदाहरण है हमारा? तो चोल कला। या आपने ऐसे ही कोई एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भारत में पंचायती राज की सर्वप्रथम धारणा किस राजवंश में मिलती है हमें? तो चोल राजवंश में। चोल राजवंश, या कभी चोल राजवंश ना रहा तो वहाँ पे वो क्या देता है? द्रविड़ राजवंश। ठीक है, अब देखना ऑप्शन बी पे आ जाना, गंधार कला देखना। तो देखना हमने क्या, गंधार कला का जो विकास हुआ था वो किस काल में हुआ था? हमारा कुषाण काल में होता। माना जाता है कि कुषाण काल में गंधार एक ऐसा प्रदेश था जहां एशिया और यूरोप की कई सभ्यता एक दूसरे से मिलती है। पूर्व में भारतीय और पश्चिमी से यूरान, रोमन, ईरानी और शक संस्कृति का जहाँ पे संगम स्थल था वो कौन सा माना जाता? हमारा गंधार माना जाता है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण से बैक्ट्रिया का शासक शक, पल्लव और कुषाणों के माध्यम से यूनानी संपर्क किससे हुआ था? गंधार में दीर्घकालीन तक बना रहा। इसके परिणाम स्वरूप गंधार में एक ऐसी मूर्ति कला उभर के आई जिसे हम क्या कहते हैं? गंधार कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखना भारत में कितनी कला की शैली प्रचलित है। एक तो हमने गंधार कला देखा था, एक हमने देखा था कौन सी? मथुरा शैली कला की जो आती है। दूसरी शैली मथुरा आती है और तीसरी कौन सी आती है? हमारी अमरावती शैली। ठीक है, कौन सी शैली आएगी? तो अमरावती शैली। ठीक है, भारत में 3 ही कला की शैली मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलना। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जो महाबलीपुरम में था रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया पल्लवों के द्वारा। ठीक है, मुख्यतः पल्लवों में जिसका नाम आता है वो कौन सा आता है? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा इसका क्या किया गया? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया। अगर चोलों द्वारा देखें तो चोलों ने क्या था? एक तो शक्तिशाली सैन्य की हमने देखा था। सैन्य जो हमारी समुद्री सेना थी किसने बनाई थी? चोलों ने बनाई थी। पंचायती राज की धारणा किसकी थी? चोलों की थी। ठीक है, चोलों के द्वारा इसके साथ साथ क्या किया गया? श्रीलंका को जीता गया था। राजेंद्र चोल, एक नाम आता पे राजेंद्र चोल। ठीक है, फिर बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो एक रवि कीर्ति किसके दरबार में था? पुलिकेशन द्वितीय के दरबार में था। बिल्कुल सही बात है, रवि कीर्ति ने किसके दरबार में?
हाजिरी लगाई थी तो पुलिकेशन द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति रहा था। इसके साथ साथ देखना भावभूति, भावभूति कन्नौज के यशोवर्मन के सरकार, कन्नौज का राजा था उस टाइम यशोवर्मन, उनके दरबार में कौन रहता था? भावभूति। हरिसेन देखना तो हरिसेन हर्ष, ना 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 ना, हरिसेन मेरे को पता है कौन सी स्मृति लिखी, प्रयाग स्मृति, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। और प्रयाग प्रशस्ति किसके टाइम पीरियड की है? तो समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के। ऑप्शन सी तो बिल्कुल मैच नहीं करता। दंडी देखना तो नरसिंह देव बर्मन, दंडी भी ठीक था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल गलत था। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलना। अब 56 क्या कहता हम पे? नालंदा कहाँ पे स्थित है? नालंदा हमें पता, नालंदा कहाँ पे है? हमें बिहार में। कहाँ पे पड़ता है नालंदा हमारा? तो बिहार में पड़ता है। वैसे प्लासी आ गया, प्लासी कहाँ पे पड़ता है? तो प्लासी हमारा कहाँ पे पड़ता है? हमारा प्लासी, प्लासी पौसे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है हमारा प्लासी। वैसे ही हमारा आ गया बक्सर। बक्सर कहाँ पे पड़ता है? तो बक्सर हमारा कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। संगौली भी कहाँ पे पड़ता है हमारा? तो संगौली भी बिहार में पड़ता है। इसी में आपको देखना नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी, वो कुमार गुप्त राजा था हमारा। ये क्या नाम मिलता है इनका? कुमार गुप्त। किसके द्वारा की गई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कुमार गुप्त द्वारा इसका क्या 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 स्थापना की गई। फिर बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फलित ज्योतिष से हमारा किसे कहते हैं? छपड़क को। किसे जाना जाता है? तो छपड़क को जाना जाता है। तो 9 रत्नों में देखा तो एक आता हम पे धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी हमारा क्या था? धन्वंतरी हमारा चिकित्सा से संबंधित था, आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित था, वो धन्वंतरी था। इसके साथ साथ छपड़क हमने देख लिया। छपड़क को हमने क्या कहता? फलित ज्योतिष कौन था हमारा? छपड़क था। ठीक है, ये क्या था? बौद्ध सन्यासी था। इस बात से यह सिद्ध होता कि प्राचीन काल में मंत्रित्व तथा आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्रिपरिषद का क्या किया जाता था? गठन किया जाता। इसके साथ साथ अमर सिंह, आपने देखा ऑप्शन डी में क्या हमारा? अमर सिंह। अमर सिंह एक प्रकांड विद्वान थे जो बौद्ध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्रयाग एक शिलालेख के आधार पर उनको उस मंदिर का क्या निर्माता कहा जाता। इन्होंने एक रचना लिखी है अमरकोश। किसकी रचना लिखी है? अमरकोश। अमर सिंह का क्या मिलता है? अमरकोश। एक आता हम पे शंकु, ऑप्शन बी दिख रहा शंकु। शंकु में क्या इनके दरबार में था? बेताल भट्ट हमने देखा था, घट खरपर हमने देखा था। इसके साथ साथ कालिदास, कालिदास भी इनके 9 रत्नों में से एक थे, कालिदास। ठीक है, कालिदास के साथ साथ बहामीर देखा था, ऑप्शन ए वरुचि देखा था हमने। तो कितने 9 रत्न थे? ये 9 के 9 रत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके साथ साथ हमने अकबर के दरबार में भी कितने रत्न देखे थे? 9 रत्न। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। गढ़वाल में करूँ तो फतेह शाह के दरबार में भी कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहित कहा जाता है? तो देखना अपरहित क्या थी? जो बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते थे? अपरहित कहते थे। ठीक है, सिंचित भूमि को क्या कहते थे हम? सीता। ठीक है, फिर बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से चित्रकला से आगे हम पे गंधार कला किसका एक संश्लेषण है? तो गंधार अभी मैंने बताया था, गंधार अफगानिस्तान के पास में पड़ता है। यहाँ पे 2 संस्कृति मिलती है, यूरोप और भारत की संस्कृति मिलती है। तो ये किस कला के आधारित थी? तो भारत और यूरोप यूनानी कला का जो आधार था वो कौन सी? हमारी गंधार कला संस्कृति थी। दोनों का जो मिक्सचर मिलता है इसी गंधार कला संस्कृति में हम पे मिलता है। फिर बढ़ेगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, किसमें हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो 60वां क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक मिलती है? इंडिका थी हमारी किसकी? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। इसी में हमें क्या? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में मिलता है। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र देखना। तो अर्थशास्त्र किसका था? हमारा चाणक्य का अर्थशास्त्र था। ठीक है, इसमें राजतंत्र के जो हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, तो इसमें जो हमारे राजनीति के जो हमारे मिलते हैं उसके सारे वर्णन मिलते हैं। ठीक है, फिर देखना क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाना। 61 क्या कहता है? निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया था? तो किसने किया था? हमारा जस्टिन ने। किसने किया था? ऑप्शन बी दिख रहा, जस्टिन ने। मेगास्थनीज की आपने देख ली, चंद्रगुप्त के मौर्य के टाइम पीरियड में मेगास्थनीज आया था, उसने क्या लिखा था? इंडिका लिखी थी। ठीक है, फिर बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख्य साक्ष्य से मिलता है। भागवत धर्म हम पे कहाँ पे मिलता है? तो भागवत धर्म बेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ मिलना मतलब सीधा सीधा हमारा क्या? विष्णु का अवतार है। तो हम मानते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है? हमारा भागवत धर्म का अभिलेख मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख मिला था। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख में क्या मिलता है कि इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने।
ठीक है, बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थकर शब्द जो किससे संबंधित है? जैन तीर्थकर। जैन धर्म में कितने टोटल कितने 24 तीर्थकर हुए। पहला कौन था? तो ऋषभदेव। हमेशा पहला ही पूछा जाता, पहला तीर्थकर कौन सा था। फिर आपको रखना है 22वां, 23वां और 24वां तीर्थकर। तो 22वां हमारा था अरिस्टोनॉमी। अरिस्टोनॉमी कहते हैं हम इससे, क्या? अरिस्टोनॉमी। 22वां कौन था? अरिस्टोनॉमी। 23वां हमारा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ थे। और 24वां कौन थे? हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, ये याद रखना। इसके साथ साथ आपने देखना तो जैन धर्म कितने भागों में विभक्त है। जैन धर्म के 2 पार्ट मिलते हैं हम पे, श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर और दूसरा क्या मिलता है? दिगंबर। ठीक है, जैन धर्म के कितने पार्ट होते हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। इसके साथ साथ आपने देखा बौद्ध, बौद्ध धर्म में मिलता है एक पिटक, त्रिपिटक आपने सुना होगा। 3 पिटकों का समूह कौन सा था? हमारा बौद्ध धर्म में मिलता है। जैन कौन से त्रिपिटक कौन कौन से? हमारे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक। ऐसे ही हमें क्या मिलते हैं? त्रिरत्न। त्रिरत्न भी हमारा किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें हमने क्या देखा? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न में क्या क्या आता है? हमारे बुद्ध आता है, दूसरा हमारा क्या आता है? धम्म आता है और तीसरा क्या आता है? हमारा संघ आता है। ठीक है, त्रिरत्न भी हमारा किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोक्सकाई एक महत्वपूर्ण है क्योंकि। बोक्सकाई हम पे इसलिए महत्वपूर्ण है, ईरान में ये पड़ता है बोक्सकाई। बोक्सकाई क्या होता है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का उल्लेख मिलता है। हमने देखना अश्वनी, किसका उल्लेख मिलता है? अग्नि का मिलता है, अश्वनी का मिलता है। तो वैदिक जो हमारे देवी देवता थे इनका उल्लेख मिलता है। वो कहाँ से? ईरान के एक जगह पड़ती है बोक्सकाई, वहीं से महत्वपूर्ण इन हमारे भारत के वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता। तो ऑप्शन बी इसका क्या होना था? बिल्कुल सही आंसर बनना था। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? बुद्ध का जो उनका गृह त्याग करना कहलाता है, वो क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण कहलाता है। अगर आएगा उनका महानिर्वाण क्या, महापरिनिर्वाण क्या था? तो उनका जो देह को त्यागना था वो क्या था? महापरिनिर्वाण, या उसे हम क्या कहते थे? निर्वाण कहते थे। इसके साथ साथ देखना तो उनका प्रबोधन, उनका जो प्रथम प्रबोधन था सारनाथ था, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, बढ़िएगा फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित हमारा पुरुष सूक्त है वो कहाँ पाया जाता है? तो किस में है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस में मिला है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले देखता हूँ तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? तो ऋग्वेद के ही इसी पुरुष सूक्त में पद में वर्णों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इन्हीं वर्णों में 4 वर्णों में, धर्मशास्त्रों में या वर्णों में 4 समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। इसमें क्या कहता है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। इसके साथ साथ देखना तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। कौन थे? WC बैनर्जी। इसके साथ साथ सीधा आपको जाना 1896 में जब क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सैनी, रहमतुल्लाह सैनी। ठीक है, इसके साथ साथ देखना तो 1906 जब स्वराज की मांग रखी गई तो उस टाइम कौन थे? नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी थे। ठीक है, 1907 जब सूरत फूट पड़ी थी तो रास बिहारी घोष थे उस टाइम। ठीक है, इसके साथ साथ देखना तो 1916 जब गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था तो उसका कौन से? अंबिका चरण मजुमदार थे। 1917 पहली महिला बनी थी, कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। इसके साथ साथ 1924 का देखना आपको, महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी। इसके साथ साथ 1925 हम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी यहाँ की। ठीक है, 1929 में अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में जब रावी नदी के तट पर हुआ था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ साथ 1931 में क्या मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया? उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सीधा उसके बाद 1947 में कौन थे? JB कृपलानी थे। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? जो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लास था वो किसका था? माउंटबेटन के मस्तिष्क की एक उपज थी माना। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि माउंटबेटन योजना
भारत में माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। इसी ने भारत को क्या 2 पार्टों में बांट दिया था। फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने वाला एक्ट कौन था? तो भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली आई थी वो कब आई थी? 1919 के अधिनियम में भारत में द्वैध शासन प्रणाली आई थी। इसमें प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी। ठीक है, द्वैध शासन कभी भी आएगा। द्वैध शासन, द्वैध शासन की धारणा कहाँ से ली? एक बुक आती ड्यूआर्की के नाम से एक बुक आती, किसकी? लीनियस काटियस की एक बुक आती ड्यूआर्की के नाम से। वहीं पे क्या द्वैध शासन का उल्लेख मिलता है। इससे पहले देखना तो भारत में क्या बंगाल में भी द्विशासन लगा था। लॉर्ड क्लाइव ने क्या बंगाल में भी द्वैध शासन लागू किया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम में आता। तो 1919 का अधिनियम हम पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता? क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र 1919 के अधिनियम में घोषित किया गया। इसके साथ साथ आपको क्या रखना कि ब्रिटिश शासनकाल में सबसे कम टाइम पीरियड तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? 1909 का ही अधिनियम था। इसके साथ साथ 1961 देखना तो 1961 के अधिनियम में क्या किया गया? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दी गई? गवर्नर जनरल को। तो 1961 के दी गए। 1992 में देखना तो भारतीयों को इसमें क्या बजट में शामिल करना शुरू कर दिया। बहस करना के लिए, बजट में बहस करने के लिए क्या भारतीयों को बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन केवल क्या क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या हम पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है हम पे। तो देख रहा 1935 के बाद आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको घबराना नहीं, सीधा देखिए। जैसे मैं भी देख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन की भाषा पढ़ी। क्वेश्चन की भाषा क्या है हम पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? आप पे ऐसी बात है, पहले तो अगर मैं भी जाता एग्जामिनेशन हॉल में, मैं भी देखता, मैं घबरा जाता थोड़ा बहुत। यार क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं है, फिर भी दिख रहा है, लेकिन तब भी मैं फिर भी अटेम्प्ट करता, क्योंकि मैंने 1935 देख लिया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पेश किया था। इसके बाद मेरे को पता है 1936 में भारत सरकार का क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1936 में जरूर इस पर बात हुई होगी। तो सीधा मेरे को आंसर दिख जाता। 1936 लाहौर अधिवेशन में भारत सरकार ने क्या कह देता? 1935 के अधिनियम को क्या कर दिया था? अस्वीकार कह देता। महात्मा गांधी ने इसे क्या कह देता? उत्तर दिनांतिक चेक के नाम से इसे पुकार दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंग्रेजों के विरुद्ध खान बहादुर खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो इनका आंदोलन कौन सा था? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपने सुना वीर चंद सिंह गढ़वाली। अब्दुल गफ्फार खान लगातार पाकिस्तान वाले क्षेत्र में लगातार आंदोलन चला रहे थे। पेशावर मुख्यतः कौन सा क्षेत्र था? पेशावर क्षेत्र में चल रहे थे। लाल कुर्ती मूवमेंट चल रहा था इनका, किसका? पठानों का। अब्दुल गफ्फार खान या इसे हम क्या कहते थे? सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। यही एकमात्र पाकिस्तानी है जिन्हें क्या भारत रत्न दिया गया। ठीक है, उस टाइम इनका वो चल रहा होता 23 अप्रैल 1930 जब सविनिया अवाक्या आंदोलन चल रहा होता। तो क्या अंग्रेज अधिकारी वीरचंद सिंह गढ़वाली और गढ़वाली पलटन को क्या इन पे गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन वीरचंद सिंह गढ़वाली मना कर देते हैं। इसी कांड को हम क्या पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। या पेशावर कांड का दूसरा नाम हम पे क्या मिलता है? किस्सा खानी बाजारी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात से खुश होकर मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। साथ साथ गांधी जी ने क्या वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को किसने दी थी? गांधी जी ने चली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है, तो व्यवस्थित करना था हमें। तो सबसे पहले आ जाना सती प्रथा प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने लगाया था। ठीक है, उसके बाद आप देखना तो दूसरा जो हमारा बनेगा रॉयल एक्ट कब का था? 1919 का था, जिसके कारण जलियांवाला बाग हुई था। वुड स्पेयर हमने देखा था, वुड स्पेयर कब का था? 1854 का हमारा कौन सा था? वुड स्पेयर था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब था? 1878 का हमारा कौन सा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। अब देखना, अब मिलाना। सबसे पहला हमारा कौन सा पड़ेगा? तो सबसे पहला हमारा पड़ेगा सती प्रथा। तो सती प्रथा 3, सबसे पहले 3 मिलेगा। तो 3 तो तीनों में है। फिर देखना सती प्रथा 1929, फिर 1854 का वुड स्पेयर। तो 3, 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही बैठना था। पहला क्या था हमारा? सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829, फिर वुड स्पेयर 1854, फिर क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारा कब का? 1878 का। फिर हमारा कौन सा आना था? रॉयल एक्ट कब का, जिसे हम काला कानून भी कहते थे, कब का? 1919 का।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्या कहता था, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता किंतु गांधीवाद सदा बना रहेगा। तो किस अधिवेशन में कहा था, 1931 का कराची अधिवेशन। क्या होता कि 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन का क्या होता है, यहाँ पे समझौता होता, जिसमें गांधी जी इरविन से काफ़ी चीज़ें मांगते हैं। कहते हैं जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जितनी गिरफ्तारियाँ हुई सारे सबको रिहा किया जाए, भारत में क्या एक अच्छी शासन व्यवस्था की जाए। सिर्फ एक चीज़ नहीं कर पाते हैं, भगत सिंह लोगों की जो फांसी थी 23 मार्च वाली, उसे कैंसिल गांधी जी नहीं करा पाते हैं, जिस कारण भारत का युवा गांधी जी का लगातार विरोध करता है। इसी के कारण जब दिसंबर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नारे लगते हैं, गांधी जी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। तो उस वहीं पे मंच से गांधी जी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी मर सकता है परंतु गांधी द्वारा जो अहिंसा का नियम दिया गया था वो कभी नहीं मर सकता। इसीलिए कहते हैं कि गांधी मर सकता पर परंतु गांधीज्म कभी नहीं मर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता, 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम माल्टो मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या था, ये पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से इसने मुस्लिमों को क्या दिया जाता, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। किसने, माल्टो मिंटो। विकेंद्रीकरण देखना, तो विकेंद्रीकरण कब से हुआ था, 1919 में कहा था। द्वैध शासन भी किसे कहते हैं, 1919 को कहते हैं। ठीक है, फिर देखना क्वेश्चन नंबर 75 देखना, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 79 पे आ जाना। फ्रांस की क्रांति हमारा कब हुआ था, 1789 में। किसकी क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। एक आपने देखा होगा गौरवपूर्ण क्रांति, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो ब्रिटेन की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी वो कब हुई थी, 1688 में हुई थी। इसके साथ साथ आपने देखना भारत में पहली क्रांति कब हुई थी, तो 1857 के भारत की पहली क्रांति कौन, 1857 का विद्रोह आपने देखा था। इसके साथ साथ आपने देखना अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, तो अमेरिका की क्रांति की शुरुआत 1775 में हो गई थी। ठीक है, फिर बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला देखना अमृतसर घटना, दूसरा चौरा चौरी कांड, तीसरा चंपारण और चौथा हम पे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हमें पता 1921 में था। ठीक है, इसके साथ साथ चौरी कांड 5 फरवरी, या आजकल अब यूपी सरकार ने इसे 4 फरवरी कर दिया, 5 फरवरी 1922 का कौन हमारा चौरा चौरी। इसके साथ साथ चंपारण आंदोलन, तो चंपारण 1917 का, अमृतसर घटना या जलियांवाला बाग कांड कब का, 1919 का। अब मैच किएगा, सबसे पहला हमारा चंपारण होता 1917 में। क्या होता, राम राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर महात्मा गांधी चंपारण जाता है। यहाँ पे 3 कटिया खेती के खिलाफ यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ऑप्शन 3 पहला आना था। फिर देखना 1919 में हमारा कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है रॉयल एक्ट के खिलाफ में। फिर देखना मोपला विद्रोह कब होता, 1921 में होता है। कई हमारे जिसमें देखना हमारा गढ़वाल की दिवंगत विभूतिया में भक्तदत्त ने लिखा था, गढ़वाल राइफल को मोपला विद्रोह दबाने के कारण ही रॉयल की उपाधि मिली है। किसकी उपाधि मिली है, रॉयल की उपाधि मिली है। इसके साथ साथ देखना चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को। अब देखना चौरा चौरी कांड की डेट यूपी सरकार ने चेंज करके अब क्या कर दिया, 4 फरवरी 1922 कर दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न योजनाओं का तिथि क्रमानुसार कीजिए। व्यवस्थित करना था हमें, तो बताना। पहले देखना हमारा क्रिप्स योजना, माउंटबेटन मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और वेबल योजना। तो हमारा जो आंसर बनना था वो क्या बनना था, सबसे पहला कौन आया था 1942 में क्रिप्स योजना आई थी। फिर कौन सी आई थी, वेबल योजना आई थी। फिर देखना कैबिनेट मिशन आया था। फिर लास्ट में कौन सा आई थी, 3 जून 1947 को हमारा कौन सा आया था, माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। बढ़ेगा क्वेश्चन की अगले ओर। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाए। प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा किया जाता, तो भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता वो प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा किया जाता, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती थी, तो एनएसओ पहले किसके द्वारा की जाती थी, तो सीएसओ द्वारा की जाती थी। लेकिन अब 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ को एक करके एनएसओ बनाया गया। अब 2019 से जो राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा वो कौन कर रहा है, एनएसओ कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना वित्त आयोग का जो गठन किया गया वो किस में किया गया, आर्टिकल 280 में किया गया वित्त आयोग का गठन। ठीक है, अभी देखना तो अभी कौन सा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, कौन है अध्यक्ष, AK सिंह। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है हमारा, जहाँ पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र
जहाँ पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता होती है, वहाँ पे हम क्या कह देते हैं उस क्षेत्र को, वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो भारत। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं मिश्रित खेती कहेंगे तो कृषि के साथ साथ जहाँ पे पशुपालन किया जाता है वहाँ पे हम क्या कह देते हैं? मिश्रित खेती है। ठीक है, बढ़ना अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में। जेनेवा में पहले देखना इसकी स्थापना गेट नाम से होती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से 1948 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है 1 जून। फिर 1995 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो जेनेवा में। ठीक है, बढ़ लेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो सुप्रभात के टाइम जो राग गाया जाता है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, तोड़ी के नाम से जाना जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस नृत्य से है? शास्त्रीय नृत्य की किस कला से इंद्राणी रहमान? तो किस कला से थे? उड़ीसा से थे। कत्थक से हमने देखा था बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किससे था? तो कत्थक से था। भारतनाट्यम, तमिलनाडु में भारतनाट्यम गाया जाता है। तो आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा आपने, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह देखा था। यामिनी कृष्णमूर्ति आपने देखा था। मौलविका सरकार, रुक्मणी देवी, ठीक है, एक मृणाली साराभाई, लीला सैमसंग, ठीक है, एक किससे थे? सारे भारतनाट्यम से संबंधित है। इसके साथ साथ आपने देखा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी देखना तो हमारा मुख्यतः आंध्र प्रदेश में होता है। इसमें देखना यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भी किससे? कुचिपुड़ी से थी। राधा रेड्डी। राधा रेड्डी, रेड्डी लोग कहाँ होते हैं? हमारे आंध्र प्रदेश में होते हैं। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, ठीक है, ये सारे किससे थे हमारे? तो कुचिपुड़ी से थी। ठीक है, ओडिसी से देखना तो ओडिसी से हमारे कौन? एक तो इंद्राणी रहमान देख लिया, सोनल मानसिंह भी ओडिसी से था, संयुक्त पनिहारी, किरण सहगल, ठीक है, सबके प्रियावंदा मोहंती, मीनांती दास, सबके किससे थे? हमारा ओडिसी से। अब कभी भी आएगा मणिपुरी से तो कौन से थे? जावेरी महल, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना किससे थी? हमारी मणिपुरी से मिलती है हमें। ठीक है, इसके साथ साथ हमने उत्तर भारत में देखा था हमने कत्थक से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, ये सब के सबका संबंध किससे मिलता है हमारा? तो हमारा कत्थक से मिलता है, जो कि कहाँ पे मिलता है? मुख्यतः उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 पे चलना। 83 क्या कहता है? देखना, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में जो महंगाई क्रम किया जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर भारत के जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े याद रखना। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसको विश्व कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? विश्व कॉफी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है हमारा? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अगर भारत में देखें तो कॉफ़ी कहाँ पे होता है हमारा सबसे ज़्यादा? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, फिर बढ़ना अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 85वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। भारत के सीएजी मतलब सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत में क्या काम करता है? तो देखना, ये क्या करता है? लोक वित्त संरक्षक के रूप में भारत में क्या करता है? ऑडिट करता है। ठीक है, ऑडिट कौन करता है भारत में लोक वित्त का? तो कौन करता है? हमारा सीएजी। सीएजी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो आर्टिकल 148 में हमें क्या कैग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी देखना वर्तमान में हमारे कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है हमारे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या है? अभी कैग है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर साइड क्या थे? हमारे राज्यपाल रहे थे, अब क्या हम कैग है। ठीक है, बढ़ना क्वेश्चन नंबर 86 पे। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो बताना था हमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए पे आ जाना। ऑप्शन ए क्या कहता है? राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल नहीं बनता। लोकसभा की सलाह पे। ना 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 ना, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का लोकसभा, प्रधानमंत्री की सलाह पे। ना, ऑप्शन डी दिख रहा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो अदर जो जजों की नियुक्ति करती है। ठीक है, फिर बढ़ना, अगर कभी आता सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ पे है? तो 124 में, आर्टिकल 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 चलना। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, राज्यसभा का भी उसी से किया जाता, राष्ट्रपति का भी उसी से दिया जाता है। अगर स्थानीय निकायों के चुनाव की बात आ जाएगी तो एक कौन करता? राज्य निर्वाचन आयोग।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसके चुनाव किए जाते हैं? स्थानीय निकायों के चुनाव किए जाते हैं, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो चाहे वो नगर निकायों के चुनाव हो। दोनों चुनाव कौन कराएगा? तो स्थानीय नगर निकाय। अगर आ जाएगा हमारा राज्य के चुनाव, जैसे हमारे विधानसभा के चुनाव होने, तो विधानसभा के चुनाव कौन कराएगा? विधानसभा के चुनाव भी हमारा कौन कराएगा? राष्ट्रीय चुनाव आयोग। तभी तो आपने सुना होगा जैसे उत्तराखंड में चुनाव थे 2022 में, तो डेट की फिक्स किसने किया था? हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग ने क्या किया था? डेट फिक्स किया था। उसी ने तो कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव इसी तारीख को होंगे। ठीक है, फिर बढ़ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? किस समिति ने अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया और उसके प्रमुख थे? तो कौन सा? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता बैठी थी 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति बैठे थे 2 अक्टूबर 1959 को। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे नागौर पड़ता हमारा राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा पंचायती राज किया गया था? ठीक है, पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। इसके साथ साथ अशोक मेहता समिति देखा था। अशोक मेहता समिति हम पे आ गई थी। अशोक मेहता समिति कब किया? तो 1977 की अशोक मेहता समिति थी। इसके साथ साथ थुंगन समिति देखना, तो थुंगन समिति ने जो हमारा पंचायती राज अधिनियम आया था किसकी सिफारिश पे आया था? थुंगन समिति की सिफारिश पे आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखना 89 पे है। निम्न में ऐसे कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है? तो ऋग्वेद में हमने देखा था जन था, संग्राम था, ग्राम था। जो नहीं था तो कौन सा शब्द नहीं था? जनपद नहीं था। ठीक है, इसके साथ साथ एक जन था और एक क्या मिलता हमें? राजन का उल्लेख, राजा के लिए क्या राजन का उल्लेख किया जाता था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पोलियो का कारक क्या है? तो पोलियो का जो कारक आता है पे वो कौन होता है? एकल तार युक्त आरएनए वाला विषाणु। क्या होता है? पोलियो का क्या बनता है? कारक बनता है। मतलब पोलियो को किस वायरस द्वारा होता है? तो एकल तार युक्त आरएनए वाला वायरस द्वारा पोलियो होता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाना। 91 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? निम्न में से, जहाँ पे ये निम्न लगता है ना बड़ा खतरनाक हो जाता है, तो इनमें से नीचे वाक्य 4 ऑप्शनों में बताना था सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। तो हमारा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? ऑप्शन सी दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या हमारा बढ़ाती है, जिम्मेदार है। फिर बढ़ना 92 पे देखना। 92 क्या कहता है? पानी की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? पानी की बूंद का जो आकार गोलाकार होता है वो किसके कारण होता है? उसके पृष्ठ तनाव के कारण पानी का आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। फिर बढ़िएगा क्या कहता है? वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे का विभिन्न रंग प्रकट किया जाता है? तो मूल रंग हम पे कौन कौन से मिलते हैं? तो देखना लाल, हरा और नीला। इन्हीं से क्या होता है? टीवी के जो पर्दे होते हैं इनमें विभिन्न रंग पैदा किया जाता है। तो मुख्य तौर रंग कौन होते हैं हम पे? लाल, हरा और नीला। बढ़िएगा 94 पे देखना। 94 क्या कहता है? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि क्या होता है? ऑप्शन भी दिख रहा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब पानी का घनत्व ज़्यादा होगा, मिट्टी का तेल का घनत्व कम होगा, तो मिट्टी का तेल पानी से हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर ही रहेगा। ठीक है, नीचे पानी रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? हमारा मिट्टी का तेल रहेगा। बढ़िए 95 पे देखना। 95 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? हमारा होता ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में होता। इसके अंतर्गत 1945 में हमारा किसका? वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे हमारा? तो वॉशिंगटन डीसी में हमारा किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। बढ़ेगा 96 की ओर देखना। 96 क्या कहता है? निम्न में से किस संगठन ने मार्च 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संघ की स्थापना हुई थी। ये इसी को हम क्या कहते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोरोना के टाइम पीरियड पे बहुत चर्चाओं में रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? तो नैनो कण का जो आकार होता है 1 nm से 100 nm के बीच हमारा क्या होता है? नैनो कण का आकार होता है। बढ़िएगा फिर पढ़ते हैं सुदूर संवेदी तकनीक निम्न का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो सुदूर संवेदी तकनीक का जो प्रयोग होता है हमारा किसमें होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में हमारा क्या सुदूर संवेदी तकनीक का हमारा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बढ़िएगा 99 पे देखना। 99 क्या कहता है? पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को डैश 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 में संग्रहित किया जाता है। तो इसे किसे? तरल नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं? इस गर्भाधान में शुक्राणु को क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, फिर देखना 100 पे आ जाना। 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। इसे किस नाम से जाना जाता था? इकोटोन नाम से जाना जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम।
आपने देखा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो टांसले ने दिया था। अगर इकोलॉजी आएगा, इकोलॉजी किसने दिया था? तो इकोलॉजी किसने दिया था? हैकल ने दिया था। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट प्रीवियस ईयर के। उम्मीद रहूंगा जल्द आप लोग के बीच फिर से तीसरा और चौथा एक पेपर और कराया मैंने फ्राइडे को, उसको लेकर भी आऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी दूर दराज के हैं थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितना आप लोग का शेयर मिलेगा मैं उतनी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आप लोग के बीच आऊँगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लगातार मैं 12 फरवरी तक, पटवारी तक लगातार कुछ ना कुछ कंटेंट आप लोग के बीच देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।